आप डिसाइड करते हो कि मैं 1,00,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करूंगा। दादी ने आपको कैश दिए, अब बता रहा हूं, जो उनकी तिजोरी में उन्होंने छुपा के रखा था इतने सालों से, सेव कर करके, ठीक है। तो ये गया बैंक वन में। अब मुझे एक बात बताइए, बैंक वन हैज टू पे यू इंटरेस्ट, यस और नो? बैंक वन हैज टू पे यू इंटरेस्ट। अगर ये सारा पैसा बैंक, क्या करती है बैंक वन? आपके नाम से एक तिजोरी होती है बैंक में, उसमें बैंक पैसा डाल देती है और उसको ताला मार देती है कि नहीं, कि आप जब आओगे मांगने तब आपको वापस देंगे। ऐसा बैंक नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर आपने 1,00,000 रुपए डाले हैं तो आपको 1 साल बाद 1,04,000 रुपए वापस करने हैं बैंक को। 4% सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट जब था, अभी पता नहीं कितना है, ओके। तो ऑब्वियसली बैंक कोशिश करेगी कि ये पैसा, क्योंकि आप तो कभी 5,000 निकालोगे, कभी 10,000 निकालोगे एंड सो ऑन, तो बैंक कोशिश करेगी कि ये पैसा किसी और को लोन पे दिया जाए और उससे ज्यादा इंटरेस्ट लिया जाए, ताकि थोड़ा प्रॉफिट भी हो, बैंक को के खर्चे भी निकले, प्लस आपको जो कमिट किया है वो भी देना पड़े, ओके। लेकिन ये 1,00,000 में से बैंक लोन कितना दे सकती है, इसको रेगुलेट करती है आरबीआई या कोई भी सेंट्रल बैंक, विथ समथिंग कॉल्ड द विच इज इन इंडिया कॉल्ड द कैश रिजर्व रेशियो, आरक्षित नकदी निधि उत्पाद। सपोज कैश रिजर्व रेशियो है 10%, क्या है, कितना है, हम देखेंगे। मैं एक फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्या होता है समझिए। सपोज दिस इज 10%, तो 1,00,000 रुपीज पे the bank keeps 10,000 with itself, right, and gives out a loan of 90,000, let us say, to C, gives out a loan of 90,000 rupees to C. C उससे मशीनरी खरीदता है, C buys machinery from D and pays rupees 90,000 to D. ठीक है, अब डी के पास 90,000 आए। अब डी डिपॉजिट्स rupees 90,000 in bank B2. In bank B2. Okay. B2 again keeps 10,000 as a reserve. B2 again keeps 10,000 as a reserve and lends out as a loan rupees 81,000 to E. Okay. Now E buys something from F.
and pays rupees 81,000 to F. Now F deposits rupees 81,000 in bank B3. Okay. Now B3 again 10% keeps $8,100 with itself and gives out a loan of rupees 72,900. अब मुझे बताइए इनिशियल अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक कितना था? 1,000। इस 1,000 रुपए के बल पर लोन्स कितने क्रिएट हुए हैं? 90,000 प्लस 81,000 प्लस 72,900 और अभी खत्म नहीं हुआ। तो दिस इज कॉल्ड द मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। When we were studying, when I was studying chartered accountancy in the early 90s, mid 90s, the term that was used then was credit creation by the banks. Credit creation by the banks. So this is known as the money multiplier effect, which happens because of fractional reserve banking. Which happens because of fractional reserve banking. I hope this is clear to all of you. तो इसमें एक फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स 1 अपॉन द रिजर्व रेशियो। मगर मतलब आपका रिजर्व रेशियो अगर 10 है तो आप बैंक में 1 रुपया जमा करोगे तो उससे ओवरऑल 10 रुपए का क्रेडिट जनरेट होगा। ओवरऑल उससे 10 रुपए का क्रेडिट जनरेट होगा। ओके। अगर आप बैंक में 100 रुपए जमा, अगर रिजर्व रेशियो 10 है तो उसका मीनिंग क्या है? आप बैंक में अगर 100 रुपए जमा करोगे तो उससे 1,000 रुपए का क्रेडिट क्रिएट होगा। ठीक है। और जब वो क्रेडिट डूबता तो जो हाहाकार मचता है, ये इसकी एक ट्रेविस्टी भी है। ये इसकी एक ट्रेविस्टी भी है। खैर हम वो सब चीजें देखेंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 अपॉन रिजर्व रेशियो। इसी में देखिए ना, 90 प्लस 81 1,71,000 1,71,000 1,71,900 2,43,900 का क्रेडिट तो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं 3 स्टेजेस में, 1 लाख रुपए के इनिशियल डिपॉजिट पे। गॉट द आइडिया? अब ये कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा? दैट्स द पॉइंट। ठीक है। ओके। तो
इसके बाद हम अगला इश्यू देखते हैं। ये पूरा चार्ट आप बना लीजिए प्लीज, बहुत आवश्यक है, राइट। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके लिए नए हैं तो ध्यान रखिएगा, जिस दिन आप लेक्चर देख रहे हैं उसी दिन एक बार ये पूरा रिवाइज कर लीजिए और अपने हाथ से एक बार ये कैलकुलेशन पूरा दूसरे नंबर्स लेके कर लीजिए। अगर ये कॉन्सेप्ट नया है और जिस दिन आप लेक्चर देख रहे हो उस दिन ये रिवाइज नहीं किया तो अगले दिन कोई और यूट्यूब पे ये फंडे देगा और आपको लगेगा ये पूरा नया है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने खुद के हिसाब से आप कोई भी नंबर लीजिए, कोई भी रिजर्व लीजिए और ये पूरा कैलकुलेशन आप आपके रजिस्टर में खुद करिए एक बार आज ही। नहीं तो अगली बार फिर से कोई ये सब चीजें बताएगा, आपको फिर से सब चीजें नहीं लगेंगी।